तो अब हम बात कर लेते हैं n फैक्टर फॉर ए सोल्ट। n फैक्टर फॉर सोल्ट, सोल्ट के लिए क्या n फैक्टर रहता है? तो n फैक्टर किसी सोल्ट के लिए इट इज़ टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या है, या तो टोटल मैग्नीट्यूड ले लो पॉजिटिव चार्ज का या टोटल मैग्नीट्यूड ले लो नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये ऐसे करके आपको ये याद करनी पड़ेगी वैल्यूज एन फैक्टर की अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। और ऐसे क्वेश्चन जेईई और नीट में बहुत ज़्यादा आते हैं एन फैक्टर की वैल्यू जहाँ रिक्वायर्ड होती है। तो अगर मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की Na2CO3। ठीक है, तो हमें पता है एक सोडियम के ऊपर जो Na है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 2 Na है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे +2 है तो कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, हमें क्या लेना है, या तो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा काउंट करना है या नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज काउंट करूँ तो n फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 2, और नेगेटिव चार्ज काउंट करूँ तो भी 2 ही रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं n फैक्टर को या तो +2 लिख देते हैं -2 लिख देते हैं। ऐसा नहीं लिखना होता। n फैक्टर एक फैक्टर है, एक जस्ट एक वैल्यू है, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी रोल नहीं है उसके अंदर। अब जैसे कि सोल्ट है हमारा मोस्ट कॉमन टेबल सोल्ट है NaCl, उसमें एक सोडियम के ऊपर +1 एक क्लोराइड के ऊपर -1, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है Al2SO4 3। ठीक है, तो हमें पता है जो एक SO4 होता है, एक सल्फेट होता है, उसके ऊपर -2 चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो कितने हैं, 3 सल्फेट हैं। ठीक है, तो 3 सल्फेट तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, तो ये क्या हो गया -6। तो इस पूरे के ऊपर कितना आना चाहिए, +6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे n फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया n फैक्टर फॉर ए सोल्ट। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कुछ ही बच्चों को पता होता है, n फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हमारी 4th कैटेगरी रहेगी n फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ठीक है, तो क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारे जैसे KMnO4 है, इट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट। तो जब भी हम लैब के अंदर हमें काम करना है ना तो हमें टाइट्रेशन करनी पड़ेगी ऑक्सैलिक एसिड की KMnO4 के साथ। ठीक है, नाम नए नए हैं लेकिन हमें ये एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो उसके लिए अभी से हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है, ध्यान रखना ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना उसके n फैक्टर की वैल्यू एसिडिक मीडियम में अलग होगी, बेसिक मीडियम में अलग होगी और न्यूट्रल मीडियम में अलग होगी, और आपको वो वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर मैं मान लेती हूँ कि एसिडिक मीडियम में, ठीक है, कि मैंने टाइट्रेशन की है, टाइट्रेशन क्या होती है आपको लैब के अंदर पता चलेगा ये। ठीक है, मतलब कि आपने एक्सपेरिमेंट किया है ऑक्सैलिक एसिड के साथ KMnO4 का, तो अभी यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो मैंगनीज की कितनी आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, पोटेशियम के ऊपर होती है +1। ठीक है, ये इसकी हमने कैलकुलेट करनी है, +x हो जाएगा। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होती है, तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर कितनी हो जाएगी, -8। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है 0, तो x कितना आ जाएगा, x = हो जाएगा 8 - 1 = +7। ठीक है, तो यहाँ पे Mn के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो क्या है, यहाँ पे +7 है। ठीक है, यहाँ पे KMnO4 क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +7 आई है। अब मुझे ध्यान रखना है कि मैं अभी बात किसके अंदर कर रही हूँ, एसिडिक मीडियम के अंदर। एसिडिक मीडियम ही तो है, H पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम के अंदर जो KMnO4 होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, Mn+2 के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर Mn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना चेंज आया है, ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं या फिर जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है ना वो किसी ऑक्सीडाइजिंग या फिर किसी रिड्यूसिंग एजेंट के लिए उसका n फैक्टर होता है। ठीक है, तो n फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +7 थी, यहाँ पे कितनी हो गई है, +2 आ गई, तो 7 में से 2 गए 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पे इसका n फैक्टर आ जाएगा 5, ठीक है। ये तो था एसिडिक मीडियम की बात। अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करती हूँ तो बेसिक मीडियम के अंदर अगर मैं मान लेती हूँ यहाँ पे KMnO4 है, ठीक है। बेसिक मीडियम है तो OH नेगेटिव रहेगा। तो ये बेसिक मीडियम के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट होता है, MnO4-2 के अंदर, या फिर अगर आपको ये चार्ज नहीं लिखना है, इसको न्यूट्रल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम लगा सकते हो, ठीक है, K2MnO4 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे तो हमने की थी पिछली बार, ठीक है। तो ये Mn के ऊपर क्या है, +7 है, और यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करती हूँ तो यहाँ पे 1 पोटेशियम पे +1 होता है, 2 पे +2 हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये Mn है, ठीक है, Mn का हो जाएगा प्लस, और 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, -8, ठीक है, =0। तो x हो जाएगा 8 - 2 हो जाएगा +6। तो यहाँ पे Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +6। अब देखो कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट का, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, 7 और 6, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका n फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। अब बारी आती है न्यूट्रल मीडियम की। तो जो KMnO4 है वो न्यूट्रल मीडियम के अंदर, न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो वो कन्वर्ट होता है MnO2 के अंदर, ठीक है। तो आपको ये लर्न करनी है चीज़, MnO2 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +7, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो हो जाएगा x माइनस, 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 2 के ऊपर हो जाएगा -4, ठीक है, =0। तो x विल बी +4, ठीक है। तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, यहाँ से यहाँ चेंज आया है हमारे पास, 7 में 4 गए 3, ठीक है। तो यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमने निकाल लिया एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम के अंदर। अब मुझे क्या निकालना था, हमने इतनी सारी जो ये मशक्क़त की है ये किसके लिए की है, क्योंकि हमें यहाँ पे EM कैलकुलेट करना है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब इक्विवेलेंट मास जो है KMnO4 का एसिडिक मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा, मैंने बोला था मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय उसका n फैक्टर, ठीक है। मोलिकुलर मास जो होता है KMnO4 का आप कैलकुलेट कर लेना, 158 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो n फैक्टर है, अगर मैं एसिडिक मीडियम में +7 से प्लस किस पे जा रहा था यहाँ पे, अब 1 मिनट, तो एसिडिक मीडियम में हमने देखा था वहाँ वो +7 से जा रहा था +2 पे, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था। तो इसका n फैक्टर एसिडिक मीडियम में क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अब मुझे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4, ये भी क्या है, KMnO4 का ही है, पूरी स्टेटमेंट लिखा करो, ठीक है, इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम के अंदर हमने देखा उसका n फैक्टर क्या था, 1 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। थर्ड है इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में तो हमने अभी देखा, न्यूट्रल मीडियम में ये किसके +7 से +4 पे जा रहा है, मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ऐसे हमने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लिया। तो अभी हमने क्या निकाली है, नॉर्मेलिटी निकालनी है सपोज, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या निकल के आया था हमारे पास, नॉर्मेलिटी NI थी, ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, जो गिवन वेट दिया होगा, गिवन मास दिया होगा सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इक्विवेलेंट मास। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो चीज़ें हैं, अब देखो मुझे ये क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकती हूँ, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे W डिवाइडेड बाय ये कैसे निकालना है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर।
तो मोलिकुलर मास और ऊपर चला जाएगा यहाँ से n फैक्टर, और यहाँ पे डिवाइड में रह जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब आपने कल मोलैरिटी पढ़ी थी, ठीक है। मोलैरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, W डिवाइडेड बाय M, नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट क्या हो गई? मोलैरिटी हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोलैरिटी, ये मोलैरिटी होती है ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय में MM इंटू में VL। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में n फैक्टर। तो यहाँ से हो जाएगा, नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में, ये बच गया n फैक्टर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है। अगर आपको देखो मोलैरिटी दे रखी हो, आपसे नॉर्मेलिटी पूछ रखी हो, तो आपको क्या करना है? सिर्फ n फैक्टर की कैलकुलेशन करनी है और नॉर्मेलिटी सीधा आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज़्यादा काम आता है हमारी कैलकुलेशंस के अंदर। तो ये है यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ से नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी मोलैरिटी इंटू में n फैक्टर, ठीक है। एक और रिलेशन आ सकता है छोटा सा। नॉर्मेलिटी जो होता है वो क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो मोलैरिटी है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी का। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ से? n फैक्टर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लीटर से वॉल्यूम ऑफ लीटर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में n फैक्टर, ठीक है। तो जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आ गया ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट ये लिखा हुआ होगा ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे है, मैंने आपको सब कुछ करके दिखा दिया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखें और अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो आपको ईजी लगे सारे क्वेश्चन।